नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं पेपर कराने जा रहा हूँ, ये असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र का है DSSB का, जिसका कि पोस्ट कोड 37/12 रहा है। और इस पेपर को मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। 20 क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, और उसके बाद के क्वेश्चन हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा भी कंसिडर करूँ। अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं, और मैंने इसको जितना भी सजाया इन द सेंस की इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बिहाफ पे मल्टीपल डोमेन में जो भी ज़रूरत लगी, मुझे जितना समझ में आया कि इसमें होनी चाहिए चीज़ें, उतना मैंने इसमें कंक्लूड करने की कोशिश करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और लगाना, और कैसे आपको कितना इम्प्रूवमेंट और करने की ज़रूरत है, इससे एक आइडिया लग जाएगा। तो जैसा भी आपको लगे मुझे ज़रूर बताना कि कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और आपको ये कितना बेहतर लग रहा है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द सेंसेस इज ट्रांसफॉर्म्ड, रिड्यूस्ड, एलेबोरेटेड, रिकवर्ड एंड यूज्ड इज। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप अलग अलग सेंसेस से लेते हो, वो अलग अलग सेंसेस का क्या प्रयोग है, ये इसमें पूछा गया है। वो कैसे रिड्यूस होता है, कैसे उसको आपकी जो सेंसेस हैं वो प्रोसेस करती हैं। तो वही चीज़ लिखा है, संवेदनाओं से आने वाली जानकारी को परिवर्तित, कम विस्तारित, पुनः प्राप्त और उपयोग के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो इसको कॉग्निशन कहा जाता है। कॉग्निशन बेसिकली क्या होता है, अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स, यानी आपकी जो लर्निंग है, आपका जो मेमोरी है, और आपका जो ओवरऑल परसेप्शन है, तो उसी चीज़ को कॉग्निशन बोला जाता है। अब इसमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। कोनेशन क्या होता है? कोनेशन मतलब refers to the mental process behind initiating and maintaining goal oriented behaviors. It involves motivation, विल पावर एंड एफर्ट। तो कोनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मोटिवेशन, विल पावर एंड एफर्ट। उसके बाद में ऑप्शन बी है कॉग्निशन, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग। तो क्या करना है, एक्वायर करता है, स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है। एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन इट एनकम्पासेस एस्पेक्ट्स लाइक परसेप्शन, यानी नज़रिया क्या है, अटेंशन कितना ध्यान है, मेमोरी याद कितना है, थिंक सोचता कितना है, एंड फिर उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करता है, किसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कैसे करता है। तो ये हो जाता है आपका कॉग्निशन। उसके बाद में बिहेवियर है। हिंदी वाले साथ के साथ इसमें देखते चलें, साइड में है। अगर अलग अलग से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख भी सकते हैं, और ऐसे साथ साथ लाइव भी देख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ बिहेवियर की। बिहेवियर रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल एक्शन and responses of an organism. This includes both physical and mental action influenced by both internal and external factors. यानी किसी जीव के दृश्य क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं शामिल है। अब इसीलिए आप देखोगे जैसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे इभास है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस, यानी जो व्यवहार है ना वो दिखता है, बट जो मेंटल प्रोसेस है वो दिखता नहीं है। बट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो आपका मेंटल प्रोसेस है और जो आपका व्यवहार है, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो व्यवहार है जो आपको दिख जाता है। एंड अफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ड्यूरिंग आप जब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, जब आपका मूड, आपसे पूछा जाता है आपका मन कैसा है, तो आप कहते हो बहुत अच्छा है। बट आपका जो बहुत अच्छा कहते हुए आपका एक्सप्रेशन क्या रहा है, वो उसे हम अफेक्ट कहते हैं। जो आपने वर्ड्स बोले हैं वो मायने नहीं रखता, जो आपके फेस पे एक्सप्रेशन है वो मायने रखता है। तो इट रिफर्स टू इमोशनल एक्सपीरियंस, यानी उस टाइम आप भावनात्मक क्या रूप प्रदर्शित कर रहे हैं ऑफ एन इंडिविजुअल। दिस इंक्लूड्स बोथ फीलिंग्स एंड मूड्स। तो आपका फीलिंग और मूड क्या है उस टाइम, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके अफेक्ट को। तो ये बेसिकली पहला क्वेश्चन हुआ, और इसमें 4 अलग अलग डोमेन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान होना चाहिए। which is a process which consists of keeping items of information in the center of attention by repeating them silently or aloud। यानी एक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मता या अधिकार को ध्यान केंद्रित करने के लिए सूक्ष्मता को शांति या उच्च ध्वनि में दोहराते हुए रखने का प्रक्रिया है। इसको रिहर्सल बोलते हैं, यानी पुनराभ्यास।
उसके बाद में है एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लैंग्वेज सिंबल्स यूज्ड इन थिंकिंग और सोच में प्रयुक्त भाषा जिन चिन्हों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स। फिर है द स्ट्रेटजी वेयर वी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स जस्ट एज दे begin टू डेवलप एंड स्टॉप देम बिफोर दे बिकम सीवियर इज कॉल्ड। यानी उस रणनीति को क्या कहा जाता है जिसमें हम समस्याओं की पहचान तभी करते हैं जब वो विकसित होने लगती हैं और उन्हें गंभीर होने से पहले ही रोकते हैं, तो उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। तो इसीलिए एक बहुत हिट डायलॉग है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो किसी भी गंभीर समस्या को आने से पहले ही अगर उसको पहचान करके रोक लिया जाए, उसके जो लक्षण है बेसिक उस पर काम किया जाए, तो वो समस्या आने से पहले ही रुक जाएगी। अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी में क्या फोकस करते हैं, एक बार क्वेश्चन भी ये आया हुआ है, एम्स का ही क्वेश्चन था कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस, जहाँ पहली बार समस्या दिखा वहीं उसको प्रिवेंट कर देना। एग्जाम्पल क्या है, प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, गेटिंग वैक्सीनेटेड। ये आपने देखा होगा कि जैसे ही हल्के फुल्के सिम्टम्स आते थे तो बोला जाता था कि, या सिम्टम्स नहीं भी आते थे तो कोविड में बोला जाता था कि आप काढ़ा पियो, एक्सरसाइज करो, और उसके बाद जब वैक्सीन आ गया तो वैक्सीन के लिए बोला गया। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, आइडेंटिफाइंग द इंटरवेनिंग इन प्रॉब्लम्स अर्ली ऑन एंड एग्जाम्पल क्या है, स्क्रीनिंग फॉर कैंसर, प्रोवाइडिंग अर्ली ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज, ऑफरिंग काउंसलिंग फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो सीवियर होने से पहले इनिशियल स्टेज में जो उपचार देने लग जाएं। प्रिवेंशन में क्या है, रोकथाम के लिए वैक्सीन दे दिया गया, वैक्सीनेशन जो है प्रिवेंशन में आता है। काउंसलिंग की गई कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, आप जो है बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो ये कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। आपका हो सकता है बीपी का इशू हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो। तो वहाँ पे जो काउंसलिंग करते हैं ना, लोगों में अवेयरनेस करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में बेसिकली हम इंटरवेंशन करते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन एक हाई क्लास ट्रीटमेंट भी है, और कह सकते हो कि कॉम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट होता है, उसको टर्सरी प्रिवेंशन बोलते हैं। मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशंस like rehabilitation after stroke, managing chronic pain and providing hospice care can spark। तो ऐसे कंडीशन जिसमें जो है लगभग ऐसा लगता है कि अब ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है, तो उसे हम टर्सरी प्रिवेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर वेयर द डिस्ट्रेस एंड अनईजीनेस आर परसिस्टेंट, पेनफुल एंड स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल सिचुएशन। ऐसा विकार जिसमें पहचाने जिसमें चिंता और अशांति लगातार दुखदाई होती है और कई स्थितियों में फैलती है। तो ये GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के केस में होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बुरा ना हो जाए, और उस कुछ चीज़ को सोच के बार बार वो परेशान होता रहता है, और दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है, अचानक से पसीने आने लग जाते हैं। तो ये सारी मतलब उसको लगता है कि ऐसा ना हो कभी मेरी कहीं तुरंत मेरी जान चली जाए, तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। लगभग जो पैनिक डिसऑर्डर होता है उसमें भी सेम होता है, अचानक से टैकियाकार्डिया होता है, तुरंत दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाएगी उसको लगेगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में किसी एक विचार का बार बार आना और उस विचार पे काम करना। जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन जो एग्जांपल दिया जाता है कि हाथ गंदे होने के विचार आता है, जाके धुलता है, यानी ऑब्सेशन आता है, यानी दिमाग में विचार आते हैं, फिर कंपल्सन करता है, जाके वो एक्ट करता है उसको उस एंजाइटी को कम करने के लिए, बट वो बार बार हो रहा होता है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है, वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो OCD होता है। फोबिक डिसऑर्डर मतलब फोबिया बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, जिसको भयानक विकार एक कैटेगरी में रखा गया है। मतलब फोबिया इन द सेंस आपको किसी हाइड्रोफोबिया यानी पानी से भी हो सकती है, हाइट से भी हो सकती है, और क्राउड से भी हो सकती है, कुत्ते से भी हो सकती है, अनजान व्यक्ति से भी हो सकती है, बहुत तरीके की है। 106 नंबर है, द फंडामेंटल टेक्निक पीपल यूज टू एले एंजाइटी कॉज्ड बाई कॉन्फ्लिक्ट्स। व्यक्ति द्वारा संघर्षों द्वारा पैदा हुई चिंता को शांत करने के लिए उपयोग की जाने वाली मौलिक तकनीकी क्या है, तो इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, यानी तर्कीकरण बोलते हैं। अब रेशनलाइजेशन क्या है, तर्क का जो प्रयोग किया जाता है उसी को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पीपल अटेम्प्ट टू जस्टिफाई देयर एक्शंस आर बिलीव्स इन अ वे that makes them seem more responsible or acceptable।
यानी ऐसा तर्क देंगे जो रिस्पॉन्सिबल हो, रीजनेबल हो, एक्सेप्टेबल हो. इवन इफ द जस्टिफिकेशन इज नॉट एंटायरली लॉजिक और एक्यूरेट, दिस कैन बी हेल्पफुल वे टू कोप विद एंजाइटी caused by conflict as it allows people to reframe the situation in a more positive light. तो प्रोजेक्शन भी एक तरीका का जो है क्या नाम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो अपनी गलती को दूसरे का कारण बताना कि इनकी वजह से हुआ. सब्लिमेशन भी डिफेंस मैकेनिज्म है और रिप्रेशन भी है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो. तार्कीकरण, प्रक्षेपण, उपचय और दमन, जिसको हिंदी में कहते हैं. तो दोनों में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉग्निटिव रीअरेंजमेंट ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द सिंबल्स स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. पर्यावरण से जानकारी और दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित चिन्हों का मानसिक पुनर्व्यवस्थापन क्या है? तो ये कॉग्निशन ही है. टेंडेंसीज टू बिहेव इन रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड डिस्टिंक्टिव वेज आर कॉल्ड. अपेक्षात्मक रूप से स्थिर और विशिष्ट तरीकों में व्यवहार करने की प्रवृत्तियों को कहा जाता है. तो ये ट्रेट्स कहा जाता है. ट्रेट्स मतलब जो आपके पूर्वजों से, आपके पिता से चला आ रहा है, उसको भी ट्रेट्स कहते हैं. उनके जो गुण बच्चों में आ जाते हैं. द थेरेपी विच इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स फॉर स्टिमुलेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड फीलिंग्स ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन्स एक्शन इज कॉल्ड. वह चिकित्सा विधि जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी के लिए आत्म जागरूकता और भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वर्क्स बाय कंडीशनिंग अ न्यू रिस्पॉन्स टू अ प्रीवियसली फियर्ड स्टिमुलस इज कॉल्ड. पूर्व में डराने वाले प्रेरित के लिए एक नई प्रतिक्रिया का श्रृंगार एक सिस्टम असंस्कृति कहलाता है. हिंदी देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हिंदी को मैं इसमें कैंसिल कर रहा हूँ. इसको आप इसको यहाँ से समझो कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वर्क्स बाय कंडीशनिंग अ न्यू रिस्पॉन्स टू अ प्रीवियसली फियर्ड स्टिमुलस इज कॉल्ड. जिससे आपको ज़्यादा डर लगता है उससे आपका एक्सपोजर कराया जाता है. सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइजेशन मतलब जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको पहले धीरे धीरे एक्सपोज करते हैं. ठीक है, तो उस बेसिकली ये जो है यूज़ होता है एंजाइटी डिसऑर्डर में, और ओसीडी में भी काफ़ी इसका प्रयोग होता है. तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है. सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी that aims to reduce anxiety for fear by gradually exposing the person to the feared stimulus while they are in relaxed state. तो relaxed state में नहीं, बल्कि आपको उससे जो है जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उससे एक्सपोज कराया जाता है. तो बेसिकली ये ERP टाइप का होता है, जिसको हम एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी बोलते हैं, जो OCD में यूज़ होता है. This process is called counter conditioning because it involves pairing the feared stimulus with a new positive response. रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट मतलब किसी को रिगार्ड करना, किसी की तारीफ करना अगर अच्छा व्यवहार किया है तो इज की प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशनिंग. व्हेन द पर्सन इज एबल टू रिलैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ फियर्ड स्टिमुलस दे आर रीइंफोर्स्ड फॉर देयर न्यू बिहेवियर. दिस रीइंफोर्समेंट कैन बी in the form of praise, rewards, or simply the feelings of relief that comes from being able to face their fear. Extension, shaping, flooding, तो ये भी बिहेवियर थेरेपी में यूज़ होने वाले एक हिसाब से ये रिवॉर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं. और जो अच्छा बिहेवियर होता है उसको कैसे शेप किया जाए और उसको कॉन्टिन्यूसली कैसे उसके व्यवहार में लाया जाए उस पर फोकस करता है. 111 द थेरेपी डिज़ाइन टू रिवील द एंड ब्रेक डाउन इरेशनल बिलीव्स दैट लीड टू डिस्ट्रेस. वह चिकित्सा विधि जो अव्यवस्थित विश्वासों को उजागर करने और तनाव का कारण बनने वाले कारणों को तोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है. तो ये RET यानी रेशनल इमोटिव थेरेपी बोलते हैं. कहीं कहीं REBT भी लिखा रहता है, तो रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इसको बोलते हैं. रेशनल इमोटिव थेरेपी क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी डेवलप्ड बाय अल्बर्ट एलिस. तो REBT या RET हमेशा ध्यान रखना अल्बर्ट एलिस का है. दैट फोकसेज ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग इरेशनल बिलीफ. जो अतार्किक आपकी बिलीफ है उस पे वो उसको एड्रेस करता है, उसको चैलेंज करता है. टू इमोशनल डिस्ट्रेस, रीट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड दैट बाय चेंजिंग आवर थॉट्स वी कैन चेंज आवर फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स. तो बेसिकली कॉग्निटिव को रिस्ट्रक्चर करता है ये REBT.
और जो आपके एरर्स होते हैं बेसिकली, जहाँ पे आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, जहाँ आप एकदम अटक जाते हैं, जो बिल्कुल कोई भी लॉजिक नहीं है उस चीज़ का, फिर भी आप उस चीज़ को बार बार सोच रहे हैं या डर रहे हैं, तो उसी को चैलेंज करता है. Here are some examples of irrational belief that RET targets. I must be perfect in order to be loved and accepted. ये सबसे बड़ा बिलीफ है. If I don't succeed, I am a complete failure. आपको ये लगता है कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, तो वो एक एरर ही है. द वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस एंड अनप्रडिक्टेबल प्लेस. तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसको इरेशनल बिलीफ में रखा जाता है. By challenging these beliefs and replacing them with more rational ones, RET can help clients to reduce anxiety, depression and other mental health problems. तो उसको रियलिटी ओरिएंटेशन कराया जाता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अनसक्सेस हो गए तो आपकी जीवन ख़त्म हो गई है या आपके अंदर पोटेंशियल कम है. अगर 1 नंबर कम आया, 0.1 नंबर कम आया और IAS का एग्ज़ाम आपका फाइनल क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इट डजंट मीन कि आप मतलब आपके अंदर एबिलिटी नहीं है. आप इतना एबिलिटी है, बस 0.1 नंबर से ही नहीं हुआ है. तो आपको ये दिखाना है कि कितने लोगों से आप आगे हैं. साइकोडायनेमिक थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है जिसमें हम कॉग्निशन को ठीक करते हैं जो डिस्टॉर्शन होता है. ड्राविंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन टू लिटिल एविडेंस और नो एविडेंस एट ऑल इज कॉल्ड. बहुत कम साक्ष्य या कोई साक्ष्य ही आधार पर निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है? उसको आर्बिट्रेरी इन्फ्रेंस बोलते हैं. पर्याप्त साक्ष्य, तार्किक तर्क के बिना निष्कर्ष निकालना या तुक्का लगाना हो जाता है, तो इसको आर्बिट्रेरी इन्फ्रेंस बोलते हैं. अ प्रॉब्लम इज पोज्ड, पीरियड फॉलोज ड्यूरिंग विच नो अपरेंट प्रोग्रेस इज मेड एंड देन द सॉल्यूशन कम सडनली इज टर्म्ड एज. एक समस्या उत्पन्न होती है, कोई स्पष्ट प्रगति नहीं होती है और फिर अचानक समाधान आता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसको इंसाइटफुल लर्निंग बोलते हैं. कोई स्पष्ट प्रगति ना होने के दौरान एकाएक समाधान आता है, इंसाइटफुल लर्निंग. द साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड द इन्फ्लुएंशियल थियरी, तो ये इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लुएंशियल थियरी, दैट स्ट्रेस द कॉग्निटिव नेचर ऑफ ऑल लर्निंग. जो मनोविज्ञानी थे जिन्होंने प्रभावी सिद्धांत विकसित किया, जिसने सभी शिक्षा की ज्ञानात्मक प्रकृति पर जोर दिया था, तो वो थे एडवर्ड सी टॉलमैन. अब एडवर्ड सी टॉलमैन वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क कॉग्निटिव मैप्स. तो कॉग्निटिव मैप्स किसने दिया? ये दिया एडवर्ड सी टॉलमैन ने. एंड लेटेंट लर्निंग भी इन्होंने ही दिया. तो हमेशा याद रखना, लेटेंट लर्निंग और कॉग्निटिव मैप्स ये दोनों एडवर्ड सी टॉलमैन का है. He believed that learning is not simply a matter of forming association between stimuli and responses, but that it also involves understanding the relationship between different stimuli and the environment. Tolman's work was a significant departure from the behaviorist theories of learning that were dominant at the time. Behaviorist was सबसे इम्पोर्टेंट बिहेवियर्स BF स्किनर है, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा है. तो इन लोगों को आपको याद रखना है. उसके बाद में पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा फेमस है. ये भी एक बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं. BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग और विल्हेम उंड का एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये जो है फाउंडर रहे हैं. उसके बाद में कल्चर एंड सोसाइटी इज़ द वर्क ऑफ द सोशोलॉजिस्ट, यानी संस्कृति और समाज किस समाजशास्त्री का काम है? तो GS घुरिये का है काम. यानी GS घुरिये ने कल्चर एंड सोसाइटी नामक एक किताब लिखा था जिसमें भारत के संस्कृति को बहुत ही डेप्थ में स्टडी किया था. गोपाल श्रीधर घुरिये, यानी इनका जो GS घुरिये का पूरा नाम है वो गोपाल श्रीधर घुरिये है. 1893 से 1983 इनका टाइम पीरियड रहा है. वॉज एन इंडियन सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो ये क्वेश्चन याद रखना हमेशा, ये सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों थे. और इनका जो पूरा नाम था गोपाल श्रीधर घुरिये, 1893 से 1983, क्योंकि इंडिया के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल थिंकर माने जाते हैं. हु इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में इनका नाम है. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क कास्ट, यानी जाति, ट्राइब, रूरल सोसाइटी. तो कास्ट, ट्राइब एंड रूरल सोसाइटी पे इनका ज़्यादा फोकस था. ही आल्सो स्टडीड द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज का प्रोसेस पे इन्होंने फोकस किया. एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशोलॉजिस्ट टू राइट अबाउट अर्बनाइजेशन. BN सील 1857 से 1932 इनका टाइम पीरियड रहा. फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ चेयर इन सोशोलॉजी एट एन इंडियन यूनिवर्सिटी. ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क सोशल रिफॉर्म एंड सोशल थाट. तो सोशल रिफॉर्म और सोशल थाट BN सील का है.
लुइस डोमेंट 1925 से 2001 was the French anthropologist who is best known for his work Indian caste and hierarchy। तो इंडियन कास्ट एंड हायरार्की पे बात आएगी तो लुइस ड्यूमोंट का है। और इरावती कर्बे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1905 से 1995, was an Indian sociologist and anthropologist who is best known for her work on kinship and marriage, यानी नातेदारी और विवाह व्यवस्था पे जो सबसे ज़्यादा नाम इनका है वो इरावती कर्बे का है। द टर्म इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वॉज कॉइन्ड बाई, तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग BF स्किनर का है। स्टैनले हॉल का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो उन्होंने एडोलेसेंट स्टेज को बोला है। एडोलेसेंट स्टेज को उन्होंने बोला था स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का स्टेज, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो याद रखना। BF स्किनर explanation coined term is instrumental conditioning which is a method of learning that occurs through reward and punishment for behavior, यानी माल अडेप्टिव फंक्शनिंग को एडेप्टिव फंक्शनिंग से रिप्लेस किया जाता है। उसमें उस पूरी प्रक्रिया में कभी रिवार्ड भी दिया जाता है, यानी कभी उसको जो है पनिशमेंट भी दिया जाता है, कभी उसको उपहार भी दिया जाता है, तो उसकी एक प्रोसेस है। एडवर्ड थॉर्नडाइक का क्या है, उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट का सिद्धांत दिया था जो व्यवहार आदि सीखने की नींव रखता है। BF स्किनर उन्होंने उपकरणीय सशर्तीकरण की, यानी जो एक बहुत ही अच्छे BF स्किनर भी जो है बिहेवियरिस्ट रहे हैं, तो BF स्किनर को भी पिछले उसमें पढ़ा ही है। उसके बाद में लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर काम किया। स्टैनले हॉल, उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बचपन और किशोर अवस्था के अध्ययन को बढ़ावा, जो अभी आपको हमने बताया कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का स्टेज तो स्टैनले हॉल ने दिया है। BF स्किनर इज मोर एसोसिएटेड विद द टर्म ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये हम बता ही चुके हैं। फादर ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। विच इज़ ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली बट वाज concept also influenced by Thorndike's ideas. Skinner's work elaborated on and extended these principles significantly. Next is the branch of psychology which describes and studies the physical, mental and social behavioral changes that occur with, यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जो विभिन्न आयु समूहों में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक परिवर्तनों का वर्णन और अध्ययन करती है, कहलाती है। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेसिकली हम मेंटल इलनेस का ज़्यादातर जो है असेसमेंट करते हैं मेंटल इलनेस का, और उसमें साइको एनालिसिस और साइकोडायनेमिक थेरेपी बाकी सारी चीज़ें करते हैं, तो वो प्रॉपर क्लिनिकल हो जाता है। बट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में उसकी व्यवहारिक और शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन हो रही है उम्र के हिसाब से, उसकी चीज़ों को अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, दिस फील्ड स्टडीज द चेंजेस इन फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल बिहेवियर एज पीपल एज फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज। तो ये है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। बाकी क्लिनिकल का हमने आपको बता ही दिया है। सोशल साइकोलॉजी क्या होता है, हम जो सोशल बिहेव कर रहे हैं उसमें कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैसे आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, कैसे आप गलत चीज़ें सीख रहे हैं, उस सारी चीज़ों का आपके रिलेशनशिप का मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ, वो स्टडी जो है ना वो सोशल साइकोलॉजी कहलाती है। दिस ब्रांच स्टडीज हाउ पीपल्स थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्चुअल इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। काउंसलिंग साइकोलॉजी में बेसिकली फील्ड असिस्ट इंडिविजुअल विद पर्सनल एंड इंटरपर्सनल चैलेंजेस एंड प्रमोट्स पर्सनल डेवलपमेंट एंड वेलबींग थ्रू काउंसलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ मेथड in which variables being studied are controlled by the investigator identify the appropriate scientific research method। तो ऐसे में एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को चेंज करके इस वेरिएबल को चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, और इसका चेंज का असर इस पे देखा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है, वही चीज़ ये पूछ रहा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ चेंजेस इन वन वेरिएबल काज चेंजेस इन अनदर वेरिएबल, जो भी हमने आपको बताया। हिस्टोरिकल मेथड में जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं उसकी अध्ययन करता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड आपको बता ही दिया। सर्वे मेथड में बेसिकली डेटा क्वांटिटेटिव डेटा पे होता है, जो आपका ये जनगणना है ये सर्वे मेथड ही है। फील्ड स्टडी मेथड में हम बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, जिसमें जो है हम मल्टीपल इंटरव्यू करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसी ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के बिहाफ पे हम अपना एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। द रिसर्च कंसर्न विद रिसर्च फॉर वेज ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वह सोच जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने के तरीकों की खोज से संबंधित है, तो इसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च, प्योर रिसर्च क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ड्राइवन प्राइमरली बाय ए साइंटिस्ट curiosity or interest in a scientific question, and it is aimed at gaining more comprehensive knowledge or understanding of the subject without specific application in mind। तो ये होता है प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है? दिस टाइप ऑफ रिसर्च सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अप्लाइड में क्या होता है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की साइंटिफिक मेथड और थ्योरीज के माध्यम से उसकी जो है कॉज और इफेक्ट को जानने की कोशिश किया जाता है और कैसे दूर किया जाता है ये जानने की कोशिश किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बेसिकली जो चीज़ घटनाएं होती हैं उसको हम डेप्थ में स्टडी करके उसको हम मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं उससे कोरिलेट करा के एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है? दिस रिसर्च इज कंडक्टेड टू एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम और सिचुएशन व्हेन देयर आर फ्यू आर नो अर्लियर स्टडीज टू रेफर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, यानी भारतीय पुनर्जागरण के सबसे प्रमुख व्यक्ति को किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा फास्ट कराने के लिए और इतना एक्सप्लेनेशन कम दूंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब देख लो 20 क्वेश्चन में लगभग 26-27 मिनट चला गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं, और ये सारे क्वेश्चन ये समझ लो कि वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर के लिए तो है ही है, मैट्रन के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैट्रन का भी सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट, बस क्वेश्चन की संख्या कम हो जाती है। तो आप लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जहाँ जहाँ पे आपको लगे उसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेटर ऑन उसको स्टडी करो। बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से कुछ और डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसकी नोट्स खुद से बनाते जाओ और अपनी तैयारी को जितना हो सके बेहतर करते जाओ। अदरवाइज़ कंपटीशन बहुत है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, जो नया सिलेबस आया है ना उसको देख के बिल्कुल भी मत घबराओ, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जल्दीबाजी में भेजा गया है, अपनी बला हटाने के लिए। तो जितना मैं करा रहा हूँ उसको करते जाओ, धीरे धीरे आपका मनोबल खुद ही बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ाई किया हुआ है, काफ़ी चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ ये मुझे आती है। तो घबराना नहीं है, एक प्रॉपर पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। मैंने टैब भी मंगा लिया है आप ही लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब इसमें लिखने में थोड़ा सा अभी देखो मेरा हाथ इस पर सेट नहीं है तो उतना अच्छा तो नहीं लिख पा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ लिखने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, और जितने लोग नए हैं इस चैनल पे या जिनको अभी पता नहीं है तो पुराने 26 वीडियो इसमें हैं, ये 27th वीडियो है, तो पुराने 26 वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी इंसाइट आ जाएगा आपको कि हाँ क्या सही है क्या गलत है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई कंसर्न है तो टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। और इसमें अगर आप जितने ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे, ऐसा नहीं है किसी और को शेयर करने से आपका नॉलेज घट जाएगा, आपका कंपटीटर बढ़ जाएगा। एक हेल्दी कंपटीशन एक क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।